अगर आपको राजा, रानी या फिर परियों की कहानी सुनना पसंद है, तो बेशक ये मूवी आपके लिए है। तो बिना किसी देरी के आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्लीपिंग ब्यूटी को, जो आपको काफी पसंद आएगी। कहानी शुरू होते ही हमें ये बताया जाता है कि बहुत साल पहले एक राजा और रानी को बहुत सुंदर बेटी हुई। उन्होंने अलीबेटा राज्य की सभी परियों को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन गलती से एक परी को बुलाना भूल गए। जहाँ पर राजा और रानी को दिखाया जाता है और वो अपनी बेटी को लेकर काफी सपने सजाते हैं, और उसके बाद एक एक करके सब परियां उस बच्ची को वरदान देते। तभी वो परी रानी टामरिया, जिसे इनवाइट करना भूल गए थे, वो आ जाती है और राजा डेविड रानी वायलट को वो बताती है कि उसे इनवाइट ना करके उसका दिल दुखाया गया है। जिसे सुनकर राजा डेविड बोलते हैं कि हमने आपको संदेशा भेजा था, शायद वो आप तक नहीं पहुंचा होगा। और ये सुन के रानी टामरिया गुस्से से बताती है कि इसलिए संदेशा नहीं मिला क्योंकि आप लोग राज्य के कोने में मुझे पटक दिया है। लेकिन रानी वायलट बोलती है कि आपको याद दिला दें कि जब आपका राज्य उजड़ गया था, हमने आपके ऊपर तरस करके आपको पनाह दी थी। जिसे सुनकर रानी टामरिया बोलती है कि मैं यहाँ सिर्फ बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। और ये सुन के राजा और रानी इजाजत दे देते, लेकिन वो एक दुष्ट परी थी, इसलिए वो बच्ची को एक श्राप दे देती है। उसकी 16वीं जन्मदिन पर किसी अनजान व्यक्ति के हाथों उसको सुई चुभेगी और अपनी माँ बाप की गलतियों की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। और ये सुन के यहाँ सब हैरान हो जाते हैं। फिर यहाँ जो 3 अच्छी परियां होती है, उनमें से एक और परी उसे श्राप को काटने के लिए ये वरदान देती है कि जब तक कोई साफ दिल वाला राजकुमार आके उसे किस ना करे, तब तक राज्य की हर एक व्यक्ति सुरक्षित सो जाएगा। फिर ये सुन के रानी टामरिया बोलती है कि तुम एक मूर्ख परी हो, अगर सब सो जाएंगे तो मैं राज्य हड़प लूंगी। लेकिन ये सुन के और एक परी ये श्राप देती है कि तुम जो चाहोगी खो बैठोगी, तुम्हारे हाथ सिर्फ बर्बादी और मौत ही लगेगा। तुम्हारा राजगादी में बैठने का सपना कभी पूरा नहीं होगा और तुम सिर्फ अकेली इस राज्य में रहोगी। फिर रानी टामरिया और वो 3 अच्छी परियों के बीच लड़ाई होती है, जहाँ पर वो 3 अच्छी परियां मारी जाती है क्योंकि रानी टामरिया बहुत पावरफुल है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम व्यूअर्स देखते हैं कि श्राप को सच्चाई में बदलने के लिए राजा पूरे राज्य में सुइयों को बैन कर देते हैं और महल की चारों ओर एक दीवार बना के उनके बेटी प्रिंसेस डॉन को महल में कैद कर लेते उसके 16वीं जन्मदिन तक। फिर हम 15 साल बाद देखते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस डॉन बड़ी हो चुकी है और वो बहुत ही एक्साइट है क्योंकि इस साल उसकी 16वीं जन्मदिन पूरा होने के बाद वो आज़ाद हो जाएगी। फिर वो अपनी मॉम को बताती है कि उसे एक लड़का पसंद है जो कि उनके किचन में ब्रेड देने आता है। और ये सुन के उसकी मॉम रानी विक्टोरिया खुश होती है और उसे पढ़ाई में ध्यान देने के लिए सजेस्ट करती है। लेकिन प्रिंसेस पढ़ाई के साथ साथ एक लेटर लिखती है जिसमें उस श्राप के बारे में एक्सप्लेन करती है और कैसे एक किस से वो श्राप से मुक्त होगी। और फिर प्रिंसेस डॉन की 16वीं जन्मदिन पर जब चांद चमका और श्राप का प्रभाव खत्म हुआ, तो सारे राज्य के लोग जश्न बनाते हैं। और यहाँ पर वही लड़का प्रिंसेस डॉन को डांस के लिए इन्वाइट करता है, जहाँ पर उसे अपनी मॉम से डांस के लिए इजाजत मिल जाती है। और डांस करते हुए वो ब्रेड वाला लड़का प्रिंसेस डॉन को एक तोहफा देने के लिए जिक्र करता है। फिर सबसे छुपते हुए ये दोनों महल के पीछे ओर चले जाते हैं, जहाँ पर वो लड़का प्रिंसेस डॉन को एक कोड देता है। लेकिन प्रिंसेस डॉन उसे पूछती है कि ये किससे बनता है, लेकिन वो लड़का एक सुई दिखाते हुए बोलता है कि इस सुई से बनता है, लेकिन तुम्हें इसे छूने की इजाजत नहीं है। फिर प्रिंसेस जिद करती है कि उसे छूने की, ये बोलकर कि उसकी श्राप खत्म हो गया है और उस सुई को छू लेती है, जहाँ पर उस सुई चुभ जाती है। और फिर वो लड़का तुरंत रानी टामरिया में बदल जाता है। दरअसल ये सब रानी टामरिया की चाल थी, क्योंकि वो अपनी जादू की मदद से ये सब चाल रची थी। और प्रिंसेस डॉन को और कुछ ही दिन बाकी था 16 साल पूरे होने को। उसके बाद राज्य के सब लोग के साथ साथ राजा, रानी और प्रिंसेस डॉन गहरी नींद में चले जाते। फिर वो राजा डेविड को मारने के लिए कोशिश करती है, लेकिन ये लोग सोते ही अच्छी परियों का जो रानी टामरिया के लिए श्राप था वो भी शुरू हो जाता है, जिसके वजह से वो किसी को भी मार नहीं सकती। और इस तरह से रानी टामरिया इस राज्य में पूरी तरह अकेली हो जाती है। अब कहानी को 100 साल के बाद देखते हैं, जहाँ पर लिप्सकॉम राज्य की एक बिगड़ेलू राजकुमार अपने आदमियों से ये कहता है कि मेरे पिता मुझे राज्य तब तक नहीं देंगे जब तक मैं एक अच्छी पत्नी और सुपुत्र न ढूंढ लूं। तभी एक सिपाही बोलता है कि राजकुमार जैसन से राजा खपा है, इसलिए राजकुमार को कूड़े खाना होगा। लेकिन ये राजकुमार इतनी निर्दयी है कि कूड़े खाने के लिए एक लड़का रखा है और उसका नाम है बैरो। राजकुमार के सजा बैरो को मिलता है, लेकिन वो राजकुमार इतना क्रूर है कि वो खुद चाबुक मारने के लिए आ जाता है। लेकिन बैरो उसे रोकते हुए बोलता है कि मैं आपकी सजा आपसे नहीं लूंगा। फिर राजकुमार अपने खास आदमी ग्रुनर को चाबुक मारने के लिए बोलता है, जहाँ पर वो उसे बहुत बेदर्दी से चाबुक मारता है। अगले सुबह बैरो एक चिड़िया के घोंसले से अंडे चुरा रहा होता है, तभी उसको कागज के कुछ टुकड़े मिलता है
और उसे जोड़ने पर उसे पता चलता है कि वो किसी प्रकार का लेटर है। लेकिन उसके पास एक बूढ़े सिपाही होता है जो कि राजकुमार के पास काम करता है, और उसे पूछने पर वो बूढ़े सिपाही बताता है कि ये लेटर स्लीपिंग ब्यूटी यानी प्रिंसेस डॉन ने लिखी थी, और वो उस श्राप के बारे में बताता है और उस राज्य के बारे में भी बताता है जो कि यहाँ से बहुत दूर है। लेकिन तभी यहाँ पर राजकुमार और उसके आदमी आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें भी इस श्राप के बारे में पता चल जाता है, जिसे सुनकर राजकुमार ये डिसाइड करता है कि वो स्लीपिंग ब्यूटी को किस करेगा और उस राज्य की वारिस बन जाएगा। लेकिन वो बूढ़ा सिपाही वहाँ जाने को मना करता है, क्योंकि आज तक जो भी वहाँ गया है वो लौट कर नहीं आया है। उस दुष्ट परी ने वहाँ पर स्लीपिंग ब्यूटी और खजाने की निगरानी रखती है, लेकिन राजकुमार उसका बात ना मानकर उसे हासिल करने के लिए अपने आदमियों के साथ साथ बैरो और उस बूढ़े सिपाही को ले जाता है। ये राजकुमार बहुत ही घमंडी होता है, इसलिए वो सब घोड़े पे जाते हैं और बैरो को पैदल चलने के लिए बोलते हैं, और आखिर में वो सब उस राज्य के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन उनको एक झील पार करनी होगी, जो कि उस लेटर में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता है। फिर इन सबको वहाँ पे एक नाव दिखाई देती है जिसपे ये सब बैठ जाते हैं, लेकिन ग्रुनर उस पे बैठने के लिए कतराता है और वो राजकुमार को वहाँ जाने के लिए मना करता है। लेकिन ये सुनकर उसे सब डरपोक कह के चिढ़ाने लगते हैं। फिर ग्रुनर ईगो में आके उस नाव में बैठ जाता है, और जब झील के बीचों बीच होते हैं, इनको पानी में कुछ महसूस होता है। तभी उस पानी में से एक बड़ा सा ड्रैगन निकल के इनके एक आदमी को खा लेता है, और सब ये देखकर बहुत डर जाते हैं और झील को जल्दी जल्दी से पार करने लगते हैं। लेकिन वो ड्रैगन इनका पीछा नहीं छोड़ता है, जहाँ पर ग्रुनर उस ड्रैगन से लड़ता है और उसे भगा देता है। लेकिन जाते जाते वो ड्रैगन उनके नाव को तोड़ के चला जाता है, जहाँ पर ये सब बुरी तरह फंस जाते हैं। उसके बाद ये सब इस इंसिडेंट का जिम्मेदार बैरो को ठहराते हैं, ये बोलकर कि उस लेटर को इसने दिखाया था। अब ये सब उस राज्य के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रुनर को इसके बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि उसके दादाजी एक राजा थे और उन्हें इस राज्य के बारे में और इस श्राप के बारे में पता था। जिसे सुनकर राजकुमार गुस्से से बोलता है कि अगर तुम्हें पता था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन ग्रुनर बोलता है कि मुझे लगा आप इससे ध्यान नहीं देंगे। फिर ये सब अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस भी दरवाजे को छूते हैं वहाँ शक लगता है, जिसके वजह से ये सब समझ जाते हैं कि हो ना हो उन्हें कोई अनजान शक्ति रोक रहा है। तभी बैरो को दीवार पर कुछ स्केलेटन दिखाई देता है, जहाँ पर वो बूढ़ा सिपाही बताता है कि समय समय पर बहुत सारे राजकुमार आए थे, लेकिन वो सब यहाँ आके फंस के मर गए। बैरो को दीवार के ऊपर एक खुली खिड़की दिखाई देती है, जहाँ पर ये सब जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन राजकुमार सबको रेस्ट करने के लिए बोलता है और सिर्फ बैरो को ऊपर जाके चेक करने को बोलता है। दूसरी तरफ राजकुमार के ये दोनों आदमी आपस में बात करते हैं कि वो यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन वो बिना खजाने लिए नहीं जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि बैरो एक रस्सी के मदद से ऊपर चढ़ता है, जिससे ये सबको तसल्ली होती है कि ऊपर कोई खतरा नहीं है। और जब रात को ये सब सोए होते हैं तब बैरो को एक छोटी लड़की मिलती है जो कि दीवार की उस पार है, और वो बताती है कि तुम लोग यहाँ सेफ नहीं हो। लेकिन बैरो उसे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तो वो बताती है कि मुझे एक दुष्ट राजा को बेचा गया था जो मुझे बहुत मारता था, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई और यहाँ पे लगातार 2 दिन तक चढ़ाई करने के बाद मैं फंस गई हूँ। लेकिन इस दौरान दानव की एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि इस राज्य की रक्षक है, जिसकी आवाज़ सुन के इन सब की नींद खुल जाती है। और फिर ग्रुनर बैरो को सबके लिए खाना और सेफ दूसरा रास्ता ढूंढने को बोलता है। अगले सुबह राजकुमार बैरो से उस खजाने के बारे में बताता है, लेकिन बैरो को लगता है कि वो प्रिंसेस डॉन के बारे में बात कर रहा है, और ये सुन के वो स्लीपिंग ब्यूटी यानी प्रिंसेस डॉन की और भी कुछ खास बातें बताता है। लेकिन राजकुमार को तो सिर्फ खजाना और राज्य की वारिस के ऊपर मतलब है। उसके बाद सब नींद से उठकर किले की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उन सब की आने की खबर रानी टामरिया को पता चल जाता है, और वो अपनी जादू के मदद से मुर्दों को जिंदा करके उन सबको मारने के लिए भेज देती है। जहाँ पर ये आगे बढ़ने ही वाले होते, इनके ऊपर मुर्दे हमला कर देते, और इस हमले में वो बूढ़े सिपाही का मौत हो जाता है। फिर ये सब भागते हुए उस जगह पे चढ़ जाते हैं जहाँ पे पिछले दिन बैरो एक रस्सी के मदद से ऊपर चढ़ा था, और ये सब उस मुर्दों से बाल बाल बचते हैं। लेकिन इनको वहाँ पे आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता, और दूसरी तरफ से मुर्दे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते। ये देखकर राजकुमार फिर से बैरो के ऊपर चिढ़ जाता है, क्योंकि किले की तरफ आगे जाने की रास्ता उसने ढूंढा था, और उसकी वजह से बूढ़े सिपाही का भी मौत हो गया। फिर बैरो ये सबको एक प्लान बताता है जो कि मुर्दों को ध्यान बटाना है, जिससे ये सब इतने मतलबी है कि उन मुर्दों को ध्यान बटाने के लिए बैरो का ही इस्तेमाल करते हैं और उसे वहीं लटका के चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे एक खिड़की होती है जहाँ पर फिर से वो लड़की दिखाई देती है
जो कि उसे ये कहती है कि मुर्दे किले से बाहर आने के लिए सुरंग का इस्तेमाल करते और पिछले बार की तरह वो किले के अंदर ना आने के लिए वार्न करके चली जाती है। उसके बाद भैरव उन सबको सुरंग के बारे में बताता है और फिर ये सब किले के अंदर चले जाते हैं। लेकिन रानी टामरिया को इसके बारे में तुरंत पता चल जाता है और जब ये सब एक शमशान के बीच गुजर रहे होते हैं तो इन पे फिर से मुर्दे हमला कर देते हैं। लेकिन इस बार ये सब के सब उन मुर्दों से लड़ाई करते हैं और बहुत सारे मुर्दों को अकेले भैरव हरा देता है, जिसे देखकर पहली बार ये सब उसको अप्रिशिएट करते हैं। फिर ये सब आगे बढ़ते और देखते कि आज तक जो कहानियों में सुनते आ रहे थे वो सब सच है। यहाँ के सारे लोग गहरी नींद में सोए होते हैं, लेकिन इन सब की पल पल की खबर रानी टामरिया को पता चल रही होती है और वो फिर से अगला चाल चलती है। उसके बाद जैकब और उसका भाई एक सोते हुए औरत को देखकर इन दोनों की नीयत फिसल जाता है और वो उस औरत के साथ गलत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन भैरव उनसे लड़ते हुए उनको रोक लेता है। अब इन सबको एक तहखाने के अंदर खजाना दिखता है, लेकिन भैरव को इसमें शक होता है कि इतने सारे खजाना और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन राजकुमार इतने लालच में होता है कि वो किसी के बात तक नहीं मानता और आगे चला जाता है। तभी एक खंजर से उसका जान जाते जाते बचता है और ये देखकर वो घबरा जाता है और फिर भैरव को आगे जाके खजाना लाने के लिए बोलता है। भैरव खजाने के पास जाके बोलता है कि हमें सबसे पहले किले पर कब्जा कर लेनी चाहिए और इस बात पर ग्रुनर भी एग्री होता है। लेकिन राजकुमार को ये बात हजम नहीं होती। वो सिर्फ खजाना लेके यहाँ से जाने की फिराक में है और खुद खजाने के पास जाता है। वहाँ पैरों के नीचे काफी स्मोक होता है, जिसे इनको नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी इन सब को नीचे कुछ महसूस होता है और वो सब के सब वहाँ से भाग खड़े होते हैं और वो देखते कि एक बड़ा सा दानव राजकुमार को ले जाता है। ये देखकर भैरव वो सबको राजकुमार को बचाने के लिए बोलता है, लेकिन जैकब और उसका भाई उस पर गुस्सा हो जाते हैं और इस पे भैरव जवाब देता है कि लेटर मेरे पास है और उसे पढ़ना सिर्फ मुझे ही आता है। अगर तुम्हें इतना गुस्सा आता है तो तुम खुद जाके अपनी राजकुमार को बचा लो। इस पे ग्रुनर उसे शांत करता है और रास्ता दिखाने के लिए बोलता है। फिर ये सब उस खजाने के पास जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक सुरंग दिखता है, लेकिन जैकब और उसका भाई यहाँ से जाने के लिए फोर्स करते हैं। इस पर भैरव बोलता है कि तुम कोई हल चलाने वाले किसान नहीं हो, तुम राजकुमार के जाबाज योद्धा हो और तुम इस मामूली सी दानव से डर गए। लेकिन जैकब और उसका भाई बोलते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब राजकुमार मर गए, हम लौट जाना चाहिए। ये सुन के ग्रुनर बोलता है अगर तुम्हें कोड़े खाने का शौक है तो तुम चले जाओ, मैं बिना राजकुमार को लिए नहीं जाऊंगा। फिर से ये सब इकट्ठे होकर उस दानव को ढूंढते हैं, लेकिन इन सबको म्यूट दिखाई देती है। म्यूट वही लड़की है जो भैरव को किले की दूसरी ओर मिली थी और उसे मुर्दा समझकर ये सब मारने जाते हैं। लेकिन तभी भैरव म्यूट के बारे में बताता है। म्यूट बताती है कि तुम्हारे पास अब भी टाइम है, तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर ये सब कहते हैं कि हम राजकुमार के बिना नहीं जाएंगे। म्यूट बताती है उस दानव को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो राजकुमार है और तुम्हारे पास अब भी टाइम है, तुम खुद को बचा लो। लेकिन ये सब म्यूट की बात नहीं मानते। तभी पीछे से ही उस दानव की आवाज आता है, जिसे सुनकर म्यूट वहां से भाग जाती है और ये सब उस दानव की तरफ बढ़ते हैं उसे लड़ने के लिए। यहाँ पे जैकब का भाई मारा जाता है दानव की हमले से, लेकिन ग्रुनर उस दानव की एक हाथ काटकर उसे जख्मी कर देता है, जिसे वो दानव वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ राजकुमार को रानी टामरिया बंदी बनाकर रखी होती है और उसे ये कहती है कि जब मेरा राज्य उजड़ गया था मैं तुम्हारे परदादा के पास गई थी, उन्होंने मुझे नजरअंदाज किया और मेरी पति का गर्दन उड़ा दिया, उसके साथ साथ मेरे बच्चों को मेरे सामने जिंदा जला दिया। ये सुन के राजकुमार घबराते हुए कहता है कि मैं मेरी पिताजी और दादाजी की तरह नहीं हूँ, उनके तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। उसके बाद हम देखते अब सिर्फ ग्रुनर, जैकब और भैरव ही बचे थे, लेकिन जैकब बोलता है कि हम बच नहीं पाएंगे, अब हमें यह भी पता नहीं कि राजकुमार जिंदा है कि नहीं। इसमें गुस्सा होकर भैरव बोलता है कि यहाँ पे डरपोक बन के मरने से अच्छा है कि हम आगे बढ़ के लड़े। और आगे जाते ही इन पे फिर से मुर्दे हमला कर देते। इस बार जैकब इरिटेट होकर बोलता है कि मैं और आगे जाना नहीं चाहता हूँ और इस पर भैरव बोलता है कि तुम अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो वरना यहीं अकेले रहो। और ये सुन के उसे मजबूरन जाना पड़ता है। अब आगे जाके ये तीनों अलग अलग दिशा में चले जाते ताकि उन्हें जल्द से राजकुमार मिल सके, जिसे जैकब को मुर्दे घेर लेते और वो सबको मारने के लिए अपने आप को आग लगा देता है, जिसे उसकी मौत हो जाता है। उसके बाद भैरव राजकुमार को देख लेता है जहाँ पर रानी टामरिया उसके पास होती है और वो लौटकर ये बात ग्रुनर को बताता है। लेकिन ग्रुनर मायूस होकर बोलता है कि हम यहाँ से जिंदा बच नहीं पाएंगे, यह जगह शुरू से मनुष्य है और हम अब सिर्फ दो है और हमारे सामने अनगिनत मुर्दे और दानव। लेकिन ये सुन के भैरव बोलता है कि अगर म्यूट यहाँ जिंदा रह सकती है तो हम क्यों नहीं। फिर ये दोनों सुरंग में रहे बहुत सारे मुर्दों को बम से उड़ा देते। ये देखकर रानी टामरिया बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है
उसके बाद ये दोनों फिर राजकुमार के पास जाते हैं ये समझकर कि वो अकेला है, लेकिन पीछे से रानी टामरिया और उसके पिशाच उनको पकड़ लेते हैं और रानी टामरिया फिर से मुर्दों को जिंदा करती है और बताती है कि तुमने किले की अंदर घुस के किले की दरवाजे श्राप से मुक्त कर दिया। अब मैं अपनी मुर्दों को लेकर सब राज्य में कब्जा कर लूंगी। लेकिन बेरो रानी टामरिया से कहती है कि मुझे तुम प्रिंसेस डॉन को दे दो, मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। और ये सुन के रानी टामरिया राजकुमार से कहती है कि देखो, ये तुम्हारे राजकुमारी को सिर्फ अपने लिए चाहता है। जिसे सुनकर राजकुमार बोलता है कि ये जिंदगी में अपनी हैसियत कभी समझा ही नहीं, और वो ये कह के रानी टामरिया से मिल जाता है। बेरो ये देखकर बहुत हैरान होता है कि उसके राजकुमार एक गद्दार निकला। फिर राजकुमार अपना काला सच बताता है कि उसके पिता उसको कभी अपना राज्य नहीं देंगे, इसलिए वो रानी टामरिया के साथ शादी करके वो सब राज्यों को हड़प लेगा और उसका राजा बन जाएगा। उसके बाद रानी टामरिया राजकुमार को अपना वफादारी साबित करने के लिए वो अपने लोगों के साथ साथ उस प्रिंसेस डॉन को भी मारने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों उस प्रिंसेस के पास चले जाते हैं। तभी म्यूट आके इन दोनों को रिलीज कर देती है। इस दौरान बेरो को यह पता चलता है कि म्यूट को राजकुमारी का लोकेशन पता है और वो बेरो को उसी तरफ ले जाता है और दूसरी तरफ ग्रुनर और पिशाचों के साथ लड़ता है। बेरो के रास्ते में फिर से वो दानव आता है जो कि खजाने की निगरानी करता है और वो किसी तरह से चकमा देके म्यूट को लेके वहां से भाग जाता है। लेकिन उसका मुलाकात राजकुमार से हो जाता है और इन दोनों में लड़ाई होता है। इस दौरान बेरो को यह पता चलता है कि राजकुमार रानी टामरिया को धोखा दे रहा है। दरअसल वो अपने आप को बचाने के लिए वो सब किया था और प्रिंसेस डॉन की लोकेशन जानने के लिए। लेकिन तभी वो दानव इन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाता है, जिसे ये दोनों एक होके उसे मार देते हैं। और आखिर में राजकुमार बेरो को यह बताता है कि तुम ऐसे जगह चले जाओ जहाँ तुम्हें कोई कोड़े मारने वाला नहीं होगा। मेरे पिता ने तुम्हारे पिता से जब राज्य छीना तो तुमसे तुम्हारा हक भी छीना गया और आज मैं तुम्हें वो सब लौटा रहा हूँ। और ये कह के वो अपनी एक लॉकेट यानी निशानी देके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद राजकुमार रानी टामरिया के पास जाता है जहाँ पर वो उसे प्रिंसेस डॉन को मारने के लिए कहती है, जो कि एक मायावी पिंजरे में सो रही होती है। लेकिन राजकुमार उसे देख के अट्रैक्ट हो जाता है और बोलता है कि ये तो तुम भी कर सकती हो। इसमें रानी टामरिया बोलती है कि मुझे श्राप मिला है इसलिए मैं उसे नहीं मार सकती हूँ। और ये सुन के राजकुमार प्रिंसेस डॉन को मारने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो उसे ना मार के किस कर लेता है जहाँ पे उस पर कोई असर नहीं होता है। और ये देख के रानी टामरिया कहती है कि तुम उसके लायक नहीं हो क्योंकि तुम्हारा दिल साफ नहीं है। फिर वो राजकुमार को मार देती है। उसके बाद वो ग्रुनर को बंदी बना के लाती है और उसे भी सेम ऑफर देती है, अगर वो प्रिंसेस डॉन को मारा तो वो इस राज्य का मालिक होगा। लेकिन ग्रुनर बोलता है कि अगर मैं ये नहीं किया तो इसमें रानी गुस्सा होकर मारने की धमकी देती है। फिर ग्रुनर भी रेडी हो जाता है। इस दौरान म्यूट भी बेरो को यहाँ तक लेके आ गई होती है, जो कि ऊपर रह के सब कुछ बेरो देख रहा होता है। उसके बाद ग्रुनर प्रिंसेस डॉन को उस मायावी पिंजरे से बाहर लेकर आ जाता है और उसे मारने के बदले वो पिशाच को मार देता है। यह देखकर रानी टामरिया ग्रुनर को भी मार देती है। फिर यहाँ पे बेरो भी आ जाता है, लेकिन रानी टामरिया उसको कहती है कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहूंगी। और ये कह के वो उसके मरे हुए दोस्तों को जम्बी बनाकर जिंदा कर देती है और साथ ही में उस दानव को भी जो उसने मारे थे। इस दौरान म्यूट धीरे से प्रिंसेस डॉन को पीछे से ले जाती। फिर बेरो रानी टामरिया से बोलता है कि मुझे तुम पर दया आती है, तुम एक दुखी इंसान हो, तुम अपनी जिंदगी में कभी सच्चे प्यार को समझ नहीं पाओगी। लेकिन ये सुनकर वो वहां से चली जाती है और मजबूरन बेरो अपनी आदमियों के साथ लड़ता है और रानी का पीछा करता है। फिर बेरो रानी टामरी के पास जाता है जहाँ पर वो म्यूट को मारने की धमकी देती है, क्योंकि म्यूट अब उसके पास थी। लेकिन बेरो उसके पिशाच और दानव को बड़ी वीरता के साथ मार गिराता है। और ये देखकर रानी टामरिया बोलती है कि तुम्हारा दिल साफ है, तुम असल में प्रिंसेस डॉन को पसंद करते हो। मैं हार मानती हूँ, प्यार सबको हरा देता है। और ये सुनकर बेरो प्रिंसेस डॉन के पास जाता है जहाँ पर रानी टामरिया धोखे से बेरो को अपनी जादू के मदद से मार देती है। और ये देखकर म्यूट रानी को बोलती है कि तुम एक झूठी हो, तुमने धोखा दिया। लेकिन रानी बताती है कि मैं अपने ही लोगों को मार चुकी हूँ, ये तो सिर्फ एक नमूना था। और वो फिर से मुर्दों को जिंदा करती है और म्यूट को कहती है कि तुम प्रिंसेस डॉन को मारो, नहीं तो तुम जिसकी मदद कर रही थी वो तुम्हें खा जाएगा। क्योंकि बेरो मर चुका है, जो कि अब जम्बी बन के उसके तरफ बढ़ रहा है। और म्यूट ये देखकर बहुत डर जाती है और प्रिंसेस डॉन के पास बैठ के रो रही होती है। फिर उसके पास बेरो जाता है, लेकिन वो उसे मारने के बजाय प्रिंसेस डॉन को किस कर लेता है। क्योंकि बेरो जिंदा था, वो सिर्फ जॉम्बी बनने का एक्टिंग कर रहा था। और अचानक से सब मुर्दे गिर जाते और स्लीपिंग ब्यूटी होश में आ जाती है। उसके साथ साथ बेरो भी मर जाता है। फिर हम देखते कि राज्य की सब लोग जो श्राप की वजह से सो गए थे, सब नींद से जग जाते। प्रिंसेस डॉन जब बेरो को देखती है तो वो फिर से उसे किस करके जादू से जिंदा कर देती है। और यह देखकर रानी टामरिया बहुत गुस्सा हो जाती है और वो प्रिंसेस डॉन को मारने के लिए आगे बढ़ती है।
लेकिन बैरो उसे रोक लेता है और राज्य छोड़ के जाने के लिए आदेश देता है, क्योंकि वो अब इस राज्य का राजा जो बन गया है। लेकिन रानी टैम्ब्रिया उसे छल से मारने की कोशिश करती है, तो बैरो इस बार रानी टैम्ब्रिया को मार देता है। फिर कहानी 1 साल बाद देखते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस डॉन को वही सुई मिलती है जो वो सीढ़ियों से पहले छू कर सो गई थी, लेकिन वो इस बार उस सुई को ना छू के दूर फेंक देती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि बैरो और प्रिंसेस डॉन की एक बेटी हुई है जिसका नाम है डी, और आज उसे राज्य की सभी परियां आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। लेकिन अंत में वो दुष्ट रानी टैम्ब्रिया भी आती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो मारी नहीं है और कहानी यही खत्म हो जाती है।